चलिए देखिए, यहाँ पे क्रैश कोर्स का भाग 13 है, लेकिन लिखा गया यहाँ पे 12, इसको 13 कर देंगे मेन सेट पे। और ये सामाजिक विज्ञान है, और इसमें जो प्रश्न है आपको हिस्ट्री से कम लिया गया है, ठीक है, और पॉलिटिकल से भी बहुत कम लिया गया है, ज्योग्राफी से कम लिया गया है। देखिए, जो सब्जेक्ट के पहले हम ज़्यादा प्रश्न लिए, अब उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मॉडल सेट में कौन सा प्रश्न का ज़्यादा पकड़ नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन के पकड़ने के लिए हम क्वेश्चन को कभी कभी चेंज भी करते हैं। तो आपको इसमें इकोनॉमिक्स के क्या बोले, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कम मिलेगा, और साथ साथ में आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कम मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों क्या मिलेंगे, कम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है डी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय बताना है। सबसे पहले जानते हैं कि सर जब भूकंप आ जाएगा, भूकंप आने के बाद भूकंप को हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, आप बताइए पहले हमको। भूकंप आ गया, आवे के बाद की बोलिए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बोलिए फास्ट में इसका आंसर दीजिए आप लोग। रिएक्टर स्केल, कौन स्केल? अच्छा, भूकंप जब आती है तो पृथ्वी के जो परत पे आती है उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? तो अगर भूकंप है तो भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए, जैसे भूकंप आए लेकिन उसकी प्रभाव के कम करना, समझ में आ गया। भूकंप आ गया ऑलरेडी, भूकंप आप रोक नहीं सकते हैं, भूकंप आ गया तो जो क्षति पहुंचाता भूकंप, उस हम क्षति को कम कैसे करें। सबसे मेन पॉइंट है कि सर भूकंप को हम नहीं रोक सकते हैं, भूकंप कह के नहीं आएगा, भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ गया मान लीजिए इस इलाका में, अब बार बार भूकंप आ रही है, तो हम कुछ तो कोशिश करेंगे जो भूकंप को हम क्या कर ले, बचा ले। भूकंप को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वहां के रहने वाले जन धन घर ये सबको हम जरूर बचाएंगे। तो ये हम कैसे बचा पाएंगे, तो आइए प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहला है कि भवन के जो आकार होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। घर जो बनाई नहीं, लंबा लंबा बिल्डिंग मत बताइए भूकंप रोधी क्षेत्र में। जिस इलाका में बार बार भूकंप आती है 10 तल्ला मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है, 1 तल्ला बनाइए और आयताकार बनाइए, मतलब चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए। पतला घर न मत बनाइए, यानी तुरंत हल्का सा भूकंप के झटका आएगा और सीधा इमारत पलट जाएगी। तो पहला है कि भूकंप को प्रभाव को हम कम करने के लिए सबसे पहला उपाय क्या देखेंगे, हाँ, घर को कैसा बनाना है आपको, आयताकार। आयताकार बन जाएगा। अच्छा, कोई चीज भी देखो, अगर ये मोबाइल है मान ले जाए, अगर हम इसको ऐसे रख देंगे और हल्का सा भी मान लीजिए रखा जाए किसी कारण, और हल्का सा भी झटका देंगे तो ये मोबाइल गिर जाएगा और नुकसान हो सकता है, टूट भी सकता है। अगर इसको हम ऐसे रख देंगे, आयताकार में रखा गया, अब पेज के पूरा खींचो लेंगे तो क्या प्रभाव होने वाला है, पूरा हिला भी देंगे तो क्या मोबाइल गिर जाएगा, ये नहीं गिरेगा। तो वही चीज समझिए कि आयताकार जब घर बन जाएगी तो ठीक मोबाइल के जैसा कम गिरेगा। तो आयताकार घर बनाइएगा तो भूकंप आएगा तो हिलेगा जरूर, लेकिन वो गिर नहीं पाएगा। तो भूकंप क्षेत्र में प्रभावित को कम करने के लिए हमें सबसे पहले भवन का निर्माण जो होना चाहिए आयताकार होना चाहिए और साधारण होना चाहिए। ज्यादा डिजाइन फिजाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिजाइन बना दीजिए, भूकंप आएगा तो डिजाइन टूट जाएगा तरह। लंबी दीवार को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर और कंक्रीट को कॉलम होना चाहिए। देखिए, जो लंबी दीवार बनाते हैं तो उसमें पिलर हम लोग बोलते हैं, नहीं, पिलर होना चाहिए। पिलर किस होना चाहिए, कंक्रीट से होना चाहिए। कंक्रीट मतलब छर्री हो गया, सीमेंट हो गया, साथ में उसमें छड़ डाल दीजिए, रड डालिए, लोहा डाल दीजिए, जिससे और मजबूत हो सके। भूकंप रोधी क्षेत्र में पिलर वाले घर बनाना चाहिए। फिर निम्न बहुत मजबूत होना चाहिए, भूकंप रोधी होना चाहिए। जो जड़ होती है ना, एकदम बढ़िया से बनाइए, भूकंप रोधी, जो भूकंप को सहन कर सकता है, वैसा बनाना है आपको। फिर क्या बनाना है, दरवाजे तथा खिड़कियां की स्थिति भूकंप रोधी होना चाहिए। मतलब दरवाजा और खिड़की भी ऐसा बनाइए जो भूकंप को रोक सकता है। भूकंप को रोकेगा नहीं, पर उसको प्रभाव को रोक सकता है, ऐसा आपको बनाना है। तो ये इतना तरीका हो गया जिससे हम भूकंप को प्रभावित करने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। भूकंप के प्रभावों को हम रोक सकते हैं। अब आता है कि वज्रपात किसे कहते हैं। वज्रपात किसे कहते हैं, वर्षा के समय बादल में अधिक हलचल होना।
वर्षा के समय बादल में क्या होता है? अधिक हलचल होना। उनके आसपास में घर्षण के कारण, अब घर्षण से आपको पता है क्या होता है? फिजिक्स कहता है सर घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। तो बादल में हलचल होता है वर्षा के समय। वर्षा के समय बादल में क्या हो रहा है? हलचल हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, जिसके कारण भूमि पर बिजली गिरती है। घर्षण के कारण भूमि पर क्या होती है? बिजली गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वज्रपात कहते हैं। इसे पशु मनुष्य मर भी जाते हैं। अगर ये बिजली का झटका लग गया तो मनुष्य और पशु मर जाता है। अगर पेड़ पौधे पे गिर गया तब क्या होता है? तो सर पेड़ पौधे को भी जला देता है। इतना जबरदस्त हाई वोल्टेज होता है। 11,000 में सटले के बाद सीधे लहरा देता है आदमी को। ट्रेन वाला जो रहता है उससे और हाई वोल्टेज का रहता है, 25 सर वोल्टेज रहता है, कोई 33 सर वोल्टेज रहता है, उसमें तो और तुरंत जला देगा। और सोचिए कई लाख वोल्टेज इसमें रहता है, ठीक है। सेकेंड भी नहीं लगेगा जलाने में, झटका से आदमी जल जाता है। झटके से उसका तो छोड़ ही दीजिए प्रभाव। तो वज्रपात बिजली को कहते हैं। पेड़ को डालियां को भी जला देती है, तोड़ देती है, इतना क्षमता होता है इसके पास। अब देखिए वज्रपात क्या होता है। लोग पहले क्या करते थे? पूजा होता था, रामनवमी की पूजा होती है हमारे यहाँ, रामनवमी में पूजा होती है। अच्छा वो पूजा किस लिए होता है? बरसात से पहले होता है रामनवमी की पूजा। देखिए कोई भी धर्म दृष्टि से अगर कोई चीज को जोड़ा गया तो कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? एक हरा बांस की झंडा को गढ़ते हैं, हम लोग आंगन में करते हैं। वो झंडा क्यों गढ़ा जाता है? वो झंडा इसलिए गढ़ा जाता है कि जब बिजली ऊपर से आती है ना, वो चाहती है कि हम अर्थ को जितना जल्दी पकड़ ले। अर्थ मतलब जमीन, पृथ्वी सबसे बड़ा न्यूट्रल है। अर्थ सबसे बड़ा अर्थ कौन है? पृथ्वी। सबसे बड़ा अर्थ कौन है? हाँ, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा अर्थिंग हमारा कहाँ है? पृथ्वी सब चीज को सोख लेगा। वोल्टेज आता है, वो चाहता है करंट बिजली मिलने के लिए कि हम किससे मिल जाए? जमीन से मिल जाए। वो गिरता है तो जितना जल्दी वो मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया जाता है? बांस गढ़ दिया जाता है। बांस जैसे घर पर गिरने वाला है तो उसको पहले मिल गया कौन? बांस। जैसे घर है बीच में, बांस मिल जाएगा, वहीं अटैच हो जाएगा, फिर बांस के सहारे पृथ्वी में चल गया, खत्म हो गया उसका झटका। ज्यादा देर तक तो होता नहीं, 1 आध सेकंड होता है, जिससे घर में होने वाली हानि रुक सकती है। अगर वो घर पे गिर रहा था, बांस नहीं होता, वो डायरेक्ट किसी कमरे में गिरता तो आग भी लहर सकती थी। इतना बड़ा झटका होती है, आग तो लहर ही सकती थी, साथ साथ में और क्या हो सकता था? जिस घर में गिरता उस घर के आदमी भी मर सकते थे, पशु होता पशु मर सकते थे। तो इसलिए लोग क्या करते थे उस समय? झंडा उंडा गढ़ दिया करते थे। आज भी देखिए हर घर में, बहुत सारे घर में होती है। कोई ईंट के घर बनाता छत पे गढ़ देता है, आंगन नहीं होता है तो ये होता है वज्रपात। वज्रपात आया बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। आय से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में होता है इनकम। इनकम क्या होता है? अच्छा इंग्लिश आय हम लोग के नहीं समझ में आता, लेकिन इनकम हर चीज समझ में आता। कोई पूछा कितना आय है तो आप नहीं बताइएगा, लेकिन पूछा कितना इनकम है तुरंत बता दीजिए सर 10,000, 5,000, 2,000। इनकम सबको अच्छा समझ में आता है। हर बात समझ में? तो इसको आय बोलते हैं। आय के मतलब क्या होता है? सर हम आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शरीर तथा मानसिक रूप से कार्य करता है और उसके बदले में जो भी धन दिया जाता है वो सब क्या कहलाता है? आय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर है, दिन भर ईंट धो रहा है, शाम के गया, उसके परिश्रम के बदले आप क्या किए? उसको चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, पैसा दे दिए, जो जिसके पास है उसको हम लोग दे दिए, तो वो क्या कहलाए? आय कहलाए। ठीक है। मानसिक कार्य करना, मानसिक कार्य किए, उसके बाद क्या है? उसको पैसा मिला, तो वो क्या हुआ? आय हुआ। जैसे मान ले हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग शरीर से कम मानसिक से ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिमाग वाला ज्यादा काम हो रहा है, तो ये क्या हुआ? एक कार्य हुआ। और कार्य के बदले में जो आप महीना पे जमा करते हैं, वो हमारा क्या हुआ? इनकम हुआ। वही ना मेरा आय हुआ। आय का मतलब क्या हुआ? कि चाहे आदमी व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो कार्य करता है और उसको परिश्रम के बदले में जो भी उसको धन दिया जाता है, चाहे वो पैसा हो या अनाज हो। पहले के जमाने में लोग पैसा नहीं चलता था तो लोग अनाज देते थे। आज भी गांव घर में अनाज चलती है। जब आपके यहाँ धान काटने आता है, गेहूं काटने के लिए आती है महिला लोग, तो उसको क्या होता है कि लोग चावल गेहूं जो होता है आपके घर में वो क्या करते हैं? दे देते हैं। आज भी रीति रिवाज चल रही है, पुरानी रीति रिवाज। तो इसको हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं, इनकम। ठीक है, इनकम क्लियर हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ? आय तो है, लेकिन भाई पर्सनल आय क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ? तो देश की कुल जनसंख्या, देश के कुल आय से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है कि हमारे देश में 1,30,00,000 जनसंख्या, 1.35 करोड़ है, ठीक है। 1,30,35 लाख हमारी भारत की जनसंख्या है। छोड़ दो भारत की जनसंख्या, पहले हम लोग क्लास के देख लेते हैं। इस क्लास में मान ले जाए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। कितना बच्चे? 100 बच्चे। और यहां का इनकम 5,000 रुपया है। यहां का इनकम, बच्चे कितना? यहां का इनकम। तो हम क्या करते हैं यहां पे कि जब किसी देश की आय के मतलब इनकम हो गया। इनकम कितना था इस क्लास का? 5,000 रुपया। आप 100 गो हम आदमी से काम करवा रहे हैं, ये सबको पता है कि मेरे पास 100 गो व्यक्ति है और 100 व्यक्ति मिलकर के कमा कितना रहा है सर? 5,000। ये पता नहीं कि कौन कितना कमा रहा है, ये मायने नहीं रखता है, पर सब मिलकर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 5,000। हम पैसा है 5,000 और आदमी है 100, हम पैसा में आदमी से भाग दे दिए, कितना आया? 50 आया। 100 से 5,000 में भाग दोगे कितना आएगा? 50 आएगा। 50 है ना आएगा? 50 रुपये क्या निकल के आया? एक व्यक्ति का इनकम आया। प्रति व्यक्ति आए, एक व्यक्ति का इनकम आ गया। अरे बात समझ, एक व्यक्ति का। इसी प्रकार हमारा देश में कुल कितना इनकम है, हमारे देश में कुल कितना और देश में कुल कितना जनसंख्या है। इनकम को जनसंख्या से भाग दे दीजिए, इनकम को जनसंख्या से, आज जो भागफल आया सर वो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है? तो बोलिए स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में छोटे बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्ति का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनके निजी और व्यवसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, उसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। गांव घर में देखिए 10 गो महिला मिल जाती है और एक जीविका के संस्था बना ली। जीविका एक संस्था है, पैसा सब 10-10 रुपये जमा कर रही है, साप्ताहिक जमा होता है, ऐसे जमा होता है जीविका में, साप्ताहिक जमा होता है। अब हमको जरूरत है, उठा लेंगे उससे पैसा, ऋण उठा लेंगे, ब्याज कम लगेगा। ब्याज कम लगता है नहीं लगता जीविका से? जीविका से किसी के यहाँ अगर कोई उठाया होगा ऋण तो उसे पता होगा कि सर उसकी ब्याज बहुत कम लगता है। किससे कम लगती है? तो बैंकों से भी कम लगती है। और साथ साथ में जो लोग साहूकार मतलब जो सोने चांदी की दुकान करते हैं, जो मूल रूप से अमानत आपके कोई रख करके पैसे देते हैं। गांव देहात में ही चलता है कि सर जेवर जेवरात वाला जो बेचते हैं उनको सब ज्यादा ब्याज पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, आपसे क्या करेंगे? आपको कोई जेवर रख लेंगे, जैसे मान लिया आपके पास कोई सोना का कोई चीज है 1 भर 2 भर, और वो क्या करेगा सर सोना रख लेगा और उसके बदले में आपको कुछ पैसा दे देगा। ऐसा होता है, रख करके सोना चांदी या जो भी कुछ होती है आपके पास अमानत उसके पास रख देते हैं और फिर उससे ऋण ले लेते हैं। तो हम सामान भी दिए, ऋण भी और पैसा भी, ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है, इसे 4-5 रुपये देना होता होगा। कितना रुपये? 4-5। और जीविका को कितना देते हो? 1 रुपया। अब सर 1 रुपया और 4 रुपया कितना का फर्क हो गया? बहुत ज्यादा का फर्क हो गया। 1 और 4 का बहुत ज्यादा का फर्क हो गया। अब समझेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो शहरी और ग्रामीण में 10-15 व्यक्ति मिल करके एक समूह बना लेते हैं और सब पैसा जमा करते हैं, आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति को ऋण दे देते हैं। यह साहूकार लोगों से कम पर ऋण देता है, यह सहायता समूह कहलाता है। बैंकों से भी ऋण लेना, और क्या यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है। जैसे क्या करता है, जीविका अपन घर से दे देता है, वो सब जमा करता है और वो बैंक से उठाता है और जिसको जरूरत हो गया उस व्यक्ति को क्या करता है? दे देता है। ठीक है, और साथ में इनकी ब्याज दर महाजन साहूकार द्वारा लिए जाने वाला ब्याज से भी कम होती है। मतलब जो दुकानदार से आप ब्याज उठाते हैं या साहूकार से, महाजन किसी से आप ब्याज उठा रहे हैं, उससे आपको कम ही रेट देना होगा, उससे बहुत कम रेट देना होता है। किसको? स्वयं सहायता समूह को। स्वयं सहायता समूह को। तो ज्यादातर लोग जो होता है स्वयं सहायता समूह से पैसा उठाते हैं। लेकिन एक बात और सीखिए आप लोग यहाँ पे कि ऋण जो होता है किसी देश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी चीज होता है। कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा मुसीबत आवे तो कर्ज लीजिए। लेकिन आज क्या है, अच्छा ये बताए थे कि गरीबी एक कैंसर की तरह है। गरीबी एक, किसने बोला था ये बात?
एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे? नहीं, अर्थशास्त्री कुजनेट बोला था। एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे और सम्मानित व्यक्ति हैं, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह गरीब घर से भी बिलोंग करके आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अभी वो नहीं रहे हैं भारत में, उनका निधन हो गया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक मिसाइल है, अपने आप में साबित करता है कि गरीब लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपी कुजनेट बोला था कि गरीबी एक कैंसर की तरह है, जहाँ गरीबी हो गया ना फिर वो खत्म होने वाला नहीं है, और बढ़ते चला जाएगा। गरीबी और बढ़ते, इसको खत्म कर सकता है एक ही दवा है, इसका शिक्षा। ये कैसे खत्म करेगा सर? नॉलेज होना चाहिए हम लोग को इसको। और एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि सर किसी भी ऋण जो होता है देश के लिए विनाशकारी होता है या तो किसी भी नुकसानदायक होता है। तो जब हम पैसा उठाते हैं ब्याज पर, आदत हो जाती है किसी किसी को, घर ढाल रहा है भाई पैसा ले लेगा ब्याज पर, जब होगा तब ढलाएगा। ब्याज लेने की क्या जरूरत है? अगर हम 5% के हिसाब से ब्याज लेते हैं, 100 रुपया हमको 5 रुपया भरना पड़ता है, 1000 में कितना भरना पड़ेगा? 50 रुपया। 5% निकालना जानते हैं ना, तो परसेंट निकालना जानते हैं। देखिए कैसे विनाशकारी हम लोग को करके जाता है। इसीलिए काम लेट से हुए पर क्या करना है? ऋण नहीं लेना है। ऋण कैसे विनाश करता है ये आप देखिए। पहले हम 5% की सिर्फ बात कर रहे हैं, 5% का, ठीक है। ज़्यादातर ब्याज 5% पर ही मिलती है। अब देखिए हम मान लीजिए सर कि 10,000 रुपये ले लिए हैं परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। 5% यही होता है ना, गुना करेंगे तो 500 रुपया, है ना। प्रति महीना कितना देना होगा एक्स्ट्रा आपको? 500 रुपया। अगर 5% लिए तो 10% लिए तो आपको 1000 रुपया प्रति माह। आ रहा बात समझ में? अब हम मान ली सर हमको साल भर भरने में पार नहीं लगा, तो 12×5 = 60, 6000 हो जाएगा कितना दिन में? साल भर में। साल भर में 6000। अब सोचिए कि 6000 तो हमको ओवर लग गया, ले लिए हम यहाँ से कर्ज, 6000 हमको ओवर लग गया। मेरा इनकम जो है इतना ही भर क्षमता था, तब ना हम इतना लिए 10,000 ही लिए। क्षमता मेरा इतना ही है। कोई कि आदमी आपको तभी उतना ही पैसा देगा जितना आपको क्षमता रहेगा। ये नहीं कि आप कमाते हैं 2000 और ले लीजिएगा 2 लाख रुपया को दे देगा आपको, नहीं देगा। जानता है जितना भर पाएगा उतना ही दो। आदमी भी जानता है कर्ज ज्यादा नहीं देना किसी को, नहीं डूब जाएगा। अब मान ली पिया कोई आदमी और दे दीजिए 10 लाख रुपया, आपको नजर आएगा, फिर बेच उच के चल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, फिर नजर का आना बहुत दिन तक वो मिले वाला भी नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है कि हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं। कर्ज इतना खराब चीज है। जब हम इस यहाँ जिस एरिया का हम बता रहे हैं, इसी एरिया का, आप ही के एरिया के बात कि आता है एक कौन सी बैंक आता है जो 25,000 देता है लोन? 25,000 लोन देता है ना आप लोग को। कौन बैंक? जो साप्ताहिक में जमा करना होता है, उत्कर्ष होता है एक, हाँ ठीक है, उत्कर्ष। 25,000 महिला को देता है कर्ज। जैसे पुरुष को नहीं देता है वो कर्ज, वो महिला के कर्ज देता है। पुरुष के देगा तो पैसा डूब जाएगा, ठीक है। पुरुष के देगा तो पैसा ऑटोमेटिक डूब ही जाना है। 25,000 लेके वो भागी हो जाएगा, भाग नहीं देता है। पुरुष को खोजिए कि हमको सर चाहिए, नहीं देगा आपको। आपके घर महिला है, उसके नाम पर ही पैसा देगा बैंक। महिला पे विश्वास करती है, महिला को देता है। और उसमें बहुत माथा पेश होता है। 1-1.5 घंटा आपको तो कर्ज ले लिए 25,000, आप लोन के मतलब कर्ज ही होता है, ऋण ही बोलते हैं इंग्लिश में उसको। लोन दे दिया गया शब्द तो लगता है कि नहीं लोन लिया है, और उसी कहने कि कर्जा लिए हैं। कर्जा और लोन में सबको लगता है फर्क चीज है। कर्जा भी वही होता है, लोन भी वही होता है। आपने 25,000 रुपया कर्ज लिया, ठीक है। अब ये कर्ज लेते हैं हम लोग, 25,000 रुपया खर्च कर देते हैं, इससे कोई काम नहीं करते हैं। इधर के जो भी आदमी लिया हो ना, शायद अपना जिंदगी में बहुत अच्छा कोई काम नहीं किया होगा। आप देख लो आपके घर के आसपास भी लिया होगा तो बड़ा मुसीबत में शौक से ले लेता है। हद तो तब होता है जब आदमी शौक से शुरू कर देता है लोन लेना। और शौक से ले लिया 25,000 की, 25,000 लोन मिल रहा है, चलिए भर देते हैं फॉर्म, ले लिया। अब उस सप्ताह में पहुंचा
800 रुपये 700 रुपये जितना 1000 रुपये जमा करना होता है, इसके लिए 3 घंटा टाइम बर्बाद होता है व्यक्ति को। 3 घंटा हम यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे जमा होता है, ठीक है, नज़दीक में ही जहाँ क्लास चलता है उधर वाला, वहाँ पे जमा होता है। तो 3 घंटा एक महिला का समय बर्बाद है। 3 घंटा वो घर के अपना परिवार को देख सकती थी, घर को साफ सुथरा रख सकती थी। 3 घंटा प्रत्येक महीना यहाँ बर्बाद करेगी, प्रत्येक सप्ताह मतलब चलती है 12 घंटा, एक दिन का समय उसका चल गया। 1 घंटा के आदमी के अगर लेबर की भी इनकम होता है तो 250 रुपया होता है, या 300 रुपया रखो, नहीं 300 रुपया उसका ऐसे जा रहा है। बाकी आप ब्याज भर रहे हो, ब्याज पता है 14 से 15% हो जाता है। हम जोड़ के देखिए, एक बार बैठे थे और हम सबसे अथी लिए थे, जो मैं जमा करने के लिए आता है जो उसका स्टाफ उत्कर्ष का, उससे हम जोड़ाएं पूरा, तो पता चला कि सर 5% तो छोड़ दीजिए, देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, बात अलग है, लेकिन सीआई में पैसा मिलता है। सीआई समझ में आता है? चलिए, नहीं समझ में आता आपको तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब सुधियों को भी पैसा सूद के भी पैसा के सूद लगता है, ठीक, उसको बोलते हैं। और ये आपको जोड़ नार के 14% पड़ जाता है। मतलब अगर आप 5 शेयर लिए, साल भर में जमा किए, तो आपको 1000 के, सोचिए 1000 के निकालते हैं हम, 1000 के 14% कितना होगा? तो सर 140 रुपया हो जाएगा। 100, अगर हम मान लीजिए कितना निकालते, 10 और 1 0 1400 रुपया हो जाएगा। एक साल भर के, 1 महीना के 1400 हो जाएगा। अगर हम 10,000 रुपया कर्ज लिए तो 1 महीना का 14, मतलब 4000 रुपया कर्ज आपको लग जाएगा, 1 महीना में पड़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। ऐसे पड़ जाता है इसमें, मतलब बहुत टफ चीज़ है, ये चीज़ें होती है। अब कर्ज लेते जाइए तो कर्ज इतना हावी चीज़ होता है ना कि आपको आदत लग जाएगा कर्ज लेने का। इसलिए ज़िंदगी में नहीं, काम थोड़ा लेट से हो कोई बात नहीं है, कर्ज लेना है स्वास्थ्य के लिए, ओनली फॉर शरीर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा संपत्ति हमारा शरीर होता है, इसके लिए हम कर्ज ले सकते हैं। और बाकी घर के लिए कभी कर्ज नहीं लेंगे हम, या अन्य चीज़ के लिए कर्ज नहीं लेंगे, ठीक है। पढ़ाई के लिए भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको MA BA आओ कुछ करना, IAS की तैयारी करना है, पैसा घर में नहीं हो रहा, उसके लिए कर्ज ले लिए, वो आज न कल असूल हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जब ज्ञान आ जाएगा तो आप पैसा खुद असूल कर लोगे। ज्ञान से आदमी हर चीज़ हासिल कर सकता है, तो पैसा तो आसान चीज़ है हासिल करना। तो 2 चीज़ में आपको कर लेना है, एक शिक्षा के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए, और तीसरा किसी चीज़ के लिए नहीं लेना है। कितना तो लोग गाड़ी के लिए लोन ले लेता है, मोबाइल के लिए लोन ले लेता है, गाड़ी तो छोड़िए दो, मोबाइल के लिए लोन ले लेता है, फाइनेंस पर मोबाइल ले लेता है। अरे 2 महीना बाद ही लेंगे, कहाँ बिगड़ जाएगा, 3 महीना बाद लेंगे। लोन कभी मत जोड़िए। जब हम मोबाइल लेने के लिए गए थे ना, तो बोला कि सर आप लोन पर ले लीजिए, ठीक है। दिखाया हमको कि 5G मोबाइल लीजिए, 31,000 लगेगा टोटल, और आपको ज़्यादा नहीं जमा करना है, 7,000 जमा करने के लिए। ऐसा करते हैं 20,000 जमा कर देते हैं, और बाकी जो है 10,000 हम बाद में दे देंगे। बोला नहीं, आपको 7,000 जमा करना है, क्योंकि हम जितना कम जमा करेंगे हमको उतना ब्याज ज़्यादा देना होगा। बोले नहीं 20,000 देते, 10,000 के लोन कर दीजिए हमको। तो नहीं बोल रहा था, तो कहले फिर आप कैश दीजिए पूरा, ठीक है, हमको लोन की ज़रूरत नहीं है। और देखे कि बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, एक मोबाइल पर लमसम पड़ रहा था 2700 रुपये के आसपास, से 2600 रुपया ओवर पड़ रहा था, ठीक है। 2600 रुपया एक मोबाइल पर ओवर पड़ रहा है, और हमको 8 महीना में देना है, ज़्यादा दिन भी नहीं। 8 महीना में 2600 रुपया हम किसी की इन्वेस्ट क्यों करेंगे? 8 महीने के बाद दे लेंगे, कहेगा 8 महीना में तो हमको हो ही जाएगा उतना पैसा, और 2600 ओवर भी हो जाएगा। आखिर हम जब ले रहे हैं लोन तो हमको 8 महीना में चुकाना है, 8 महीने में चुकाना है, 8 महीना लेट से ही लेंगे उसको हम, ठीक है। आराम से 2600 बच जाएगा आपको, डायरेक्ट 2700 बच जाएगा आपको। तो ये इन्वेस्ट अलग जगह पे करेंगे हम 2600 को, तो हमारा बचत हो जाएगा। और यही आदमी गलती करता है, ब्याज छोटे छोटे चीज़ पे नहीं लेना चाहिए, 2 चीज़ में लेना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, बस। तीसरा चीज़ के लिए हम लोग को नहीं लेना है लोन। फिर है 6ठा में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। क्षेत्रीय बैंक मुख्य रूप से सीमांत एवं छोटे किसान, कारीगरों एवं काम जोड़ वर्ग के जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है वो क्या होता है, जो जरूरतमंद जिसका कम है, जिसकी जरूरी कम होता है, वैसे व्यक्ति के लिए यह बैंक होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है छोटे छोटे किसान के लिए, कभी ब्याज लेना है, कभी पैसा जमा करना है, तो 2000 जमा करना है, आप हेड बैंक में क्या ले जाइएगा, हेड बैंक में 10,000 से ज़्यादा जमा लेता है, आपको निकालना है 2000, हेड बैंक नहीं निकालेगा। हेड बैंक कितना निकालता है, 10,000 से ऊपर,
आप जमेता बैंक यहाँ पे जाएंगे तो 10,000 से ऊपर निकलता है। 10,000 से नीचे निकालना तो कहाँ जाइएगा आप? उसके बगल में और आगे जाइए, छोटा बैंक होता है, ठीक है। 10,000 से नीचे ही निकलेगा इधर, 10,000 से ऊपर नहीं देगा ये सब बैंक। ये सब के वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं देना और उसको 10,000 से कम नहीं देना। तो क्षेत्रीय बैंक जो होता है सबको 10,000 से कम देता है और कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दे सकता है, पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। और इसकी स्थापना 1975 में हुआ। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। अभी तक कुल 196 क्षेत्रीय बैंक कार्य कर रही है। अभी तक कुल कितना बैंक है जो कार्य कर रही है? 196 क्षेत्रीय बैंक जो कार्य कर रही है। अच्छा, एक चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाता, अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग, ठीक है। खाता के इंग्लिश में अकाउंट। खाता आदमी को नहीं समझ में आता है, खाए वाला भी समझ जाएगा, नहीं खाता होता तो अकाउंट कभी कभी आता है ना कि आम खाता है, एक ट्रांसलेशन बड़ा सोच समझ के बनता है। आम खाता, आम का मतलब जनरल बोलते हैं उसको हम लोग। आम का मतलब जनरल होता है, खाता का मतलब अकाउंट होता है। तो आम खाता तो बना देगा मैंगो ईट्स, नहीं मैंगो इज ईट्स आम खाता है, ये नहीं बना देगा। आम का मतलब मैंगो हो गया, लेकिन वहां आम अलग है, वो मैंगो वाला नहीं है, वो आम व्यक्ति वाला है, ठीक है, जनता वाला हो गया, जनरल हो गया एक प्रकार का। तो यहाँ पे एक चालू खाता होता है, एक बंद खाता होता है, एक जमा खाता होता है, स्थायी खाता होता है। खाता भी कई प्रकार के होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं सर चालू खाता क्या है? तो वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सके, जब चाहे उसमें जमा की जा सके। मतलब चालू खाता का मतलब यह होगा कि हम 2-3 महीना के अंदर हम पैसा डालें और 2-3 महीना के अंदर हम निकाल लें। ऐसे खाता को क्या बोलते हैं? चालू खाता। अस्थाई जमा क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, किसे कहते हैं? जब बैंक के पास कोई रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपया हो गया, तो हम ले जा करके बैंक में डायरेक्ट क्या किए, 50,000 जमा कर देंगे। अब कब निकलेगा? तो सर 8 साल के बाद निकलेगा। कितना साल के बाद? दुगना हो जाएगा। 50,000 के कितना मिलेगा हमको? अब 1 लाख मिलेगा। इसको बोलते हैं एक फिक्स खाता खुलती है। फिक्स खाता में पैसा जब चाहिए तब नहीं निकालिएगा, जब चाहिए तब आप डालिएगा भी नहीं, एक ही बार डाल देना है। अब 8 साल के बाद या कोई भी निश्चित 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना आपको अवधि फिक्स करना है, समय फिक्स करना है, उतना फिक्स के बाद क्या कीजिए, पैसा को आप निकाल लीजिए। और बात समझ में होता है ना? कभी कोई फिक्स पैसा कराने जाता है ना जी, जैसे लड़की के ब्याह के लिए भी पैसा फिक्स होता है, दहेज के लिए फिक्स होता है ना पैसा। जैसे कोई 3,000 रुपया जमा कर दिया, कोई 10,000 जमा कर दिया, कोई 20,000 जमा कर दिया अपने आवश्यकता अनुसार। या मान लीजिए कि आपको पैसा की जरूरत अभी नहीं है, सर 10 साल हमको पैसा की जरूरत नहीं है, फिक्स कर दिए पैसा को, दुगना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा 8 साल में। 7.5 में बैंक देती है, दुगना देती है 7.5 साल में। कितना साल में? 7.5 साल में कितना देती है? दुगना देती है। कितना? दुगना। 50,000 के 1 लाख। तो ये जो हम बैंक में जमा करके आए, खाता खुलाने जाएंगे तो बोलेगा कौन खाता खोलना है आपको? तो बोलेंगे सर हमको जमा खाता खोलिए, फिक्स खाता, अस्थाई खाता खोलिए। हमको नहीं पैसा डालना है बीच में 8 साल, और नहीं तो 8 साल से पहले हमको निकालना है। तो ऐसे अब बैंक में खाता खोला करते जिसको क्या बोलते हैं? अस्थाई खाता बोलते हैं। और एक होता है चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? सर जब चाहे तब पैसा निकाल लेंगे, जब चाहेंगे तब पैसा हम डाल देंगे। हमको जरूरत पड़ा आज पैसा निकाल लिए, शाम को जरूरत पड़ा डाल दिए, ये चालू खाता हो गया। और एक होता है खाली निकाल लिए, ठीक है। एक होता है खाली पैसा आप निकाल सकते हो, उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप डाल नहीं सकते। एक क्या होता है कि आप उसमें खाली डाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते। ऐसा भी खाता होता है। कन्या विवाह विकास सोसाइटी वाला खाता खोलती है, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलती है लड़की के लिए। उसमें क्या होता है कि सर 300 रुपया के जमा करते जाइए, 500 रुपया महीना जमा करते जाइए, अब जब चाहिए तब नहीं निकालिएगा, खाली जमा करना है। जब उसका मंथली पूरा हो जाएगा उस अवधि के बाद आप निकाल लीजिए। तो आप पैसा निकाल नहीं सकते। एक होता है पैसा खाली डालते रहिए, एक निकालने वाला भी सिस्टम है, खाली आप निकालते रहिए। एक फिक्स कर दिए आपको, उसमें निकालना है ना डालना है। एक होता है चलो जब चाहिए तब डालिए, जब निकालिए, इस सिस्टम है। इस प्रकार के व्यवस्था खाता भी कई प्रकार के होते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक? रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद है। मनुष्य का रंग अलग अलग होता है, किसी कोई गोर है, कोई काला है। अब उसके रंग के आधार पे मनुष्य में भेदभाव करना क्या है? उसको रंग भेद कहते हैं। काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोग के अपेक्षा कई अधिकार से वंचित रखना। इस जैसे ये अमेरिका में था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग
रंगभेद को दूर करने का प्रयास किए। मार्टिन लूथर किंग को, अमेरिका को महात्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी, अमेरिका का महात्मा गांधी हुई है मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने रंगभेद पे बात किया था। सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? अगर हम सत्ता को क्यों विभाजन करना चाहते हैं, तो सत्ता का विभाजन इसलिए करना होता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिल सके, बराबर हिस्से का भागीदारी मिल सके। सत्ता के हम विभाजन क्यों करते हैं, बंटवारा क्यों करते हैं? ताकि हर व्यक्ति के, जैसे हम सत्ता के बंटवारा नहीं करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे, तो सब बैठा दिए सरकार में, हिंदू बैठ गया, अब मुस्लिम लोग क्रस्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि अरे भारत में सब तो हिंदू राज कर रहा है, मुस्लिम को दुख लगेगा, अपने आप अति ठेस पहुंचते रहेगा, लगेगा हम बेकार इस देश में रहते हैं, पाकिस्तान में चल जाते हैं, ऐसा लगता। छोड़िए हिंदू मुस्लिम, अभी जाति में आ जाते हैं कि नहीं हम इस जाति को बना देते प्रधानमंत्री, सब उसी जाति की सरकार में बैठ गया। अब क्या होता है, दूसरा जाति लोग लगता है कि हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे भी तो भारत में जातिवाद की राजनीति होती है, जिस जाति के लोग खड़ा होते हैं उसको चुनाव दे देते हैं हम लोग, वोट कर देते हैं, जीत जाता है। तो जब तक हम ऐसे करते रहेंगे हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहां कह रहा है कि सर सत्ता के विभाजन आखिर जरूरत क्यों पड़ा, तो इसलिए कर दिए कि कोई जो एक ही सरकार में बैठ जाएगा तो जो गरीब वर्ग के लोग होंगे उनका अपना हक नहीं मिल पाएगा। ऐसा करते हैं कि हम 500 सीट है, ये बिहार में 243 सीट है विधानसभा के, उसमें हरिजन का अलग सीट होता है, जनरल का अलग सीट होता है, ठीक है, नेचर 1 का अलग सीट होता है, तो सबके बांट दिया कि इतना तुमको लड़ने नहीं है जनरल में। आप आपका विधानसभा देखिए हरिजन सीट है, यहाँ जनरल चाह करके भी नहीं लड़ सकता है, तो कोई भी बनेगा तो हरिजन का बेटा बेटी बनेगी विधायक। आप समझिए कि हरिजन से कोई बनेगा तो अपना उसका जाति के भी लोग खुश रहेंगे, चलो कि मेरा पार्टी के लोग क्या बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। जनरल वाला के भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आ जाइए बेलागंज जनरल सीट है, बोधगया हरिजन सीट है, बाराचट्टी हरिजन सीट है, बेलागंज जनरल सीट है, तो बेलागंज से जनरल वाले जीत गए, उसको भी नहीं लगा सर हम भी सत्ता में हैं, ये भी सत्ता में है। तो हम सत्ता के विभाजन ही इसलिए करते हैं ताकि हर वर्ग के लोग खुश रहे, सरकार से किसी का दुख नहीं लगे, सबका लगता है कि बराबर हकदार है, ऐसा सबको लगने लगे, इसलिए हम सत्ता को क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं। आय के आधार पर गरीबी रेखा तय होती है, यह आपको समझाना है। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र में 327 रुपये प्रति व्यक्ति माह से रकम हो और शहरी क्षेत्र में 455 रुपये प्रति व्यक्ति आय से रकम से कम हो तो उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा गया। गरीबी रेखा के नीचे यह क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे क्या होता है, तो आप देखते हैं कि लाल कार्ड बनता है, जब चावल राशन लाने जाते हैं तो एगो बीपीएल होता है, एगो एपीएल होता है, बनता है एपीएल कार्ड, एगो बीपीएल कार्ड। बीपीएल गरीब वर्ग के लोग को होता है, गरीब वर्ग के लोगों को बीपीएल, बीपीएल, ठीक है, एगो एपीएल, ठीक है। तो अगर गांव घर में हम रह रहे हैं, हमारा मासिक आय जो है, इनकम जो है वो कितना है, तो सर 327 रुपया से कम है, 327 रुपया से, और हम शहर में रह रहे हैं, हमारा इनकम कितना 455 रुपया से कम है, तो हम लोग किस कार्ड में आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। और जिसका इनकम प्रति माह इतना से अधिक है वो किस में चले जाएगा, हाँ चल जाएगा, वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा, वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा, अमीरी रेखा में चल जाएगा वो, हाँ गरीबी रेखा से अमीरी रेखा में चल गया वो, एक प्रकार से एपीएल में चल गया वो। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को कब और कितना आरक्षण प्राप्त है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है, तो देखिए पंचायत स्तर पर 2006 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीट को आरक्षण किया। बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कब व्यवस्था हुआ, 2006 में। इसके अंतर्गत 50% सीट पर महिला आरक्षण होता है, मतलब अगर 100 गो मुखिया बनना है तो 50 गो महिला मुखिया बनेगी और 50 गो पुरुष बनेंगे। जैसे आपका पंचायत महिला पुरुष था, और यहाँ बगल वाली पंचायत में देखिए महिला सीट था, और बगल वाले चल जाए बहुत जगह महिला सीट था, बहुत जगह पुरुष था, मतलब 50% महिला चुनाव लड़ेगी और 50% पुरुष चुनाव लड़ेंगे। किस स्तर पर,
पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर में क्या हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया या पंचायत समिति हो गया। तो यह व्यवस्था बिहार सरकार कब से लागू की, 2006 में। तो वही कह रहा है पंचायत स्तर पर सन 2006 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीट का आरक्षित किया और इसके अंतर्गत 50% महिलाओं का आरक्षण मिल गया। ये कहां मिला, पंचायती स्तर पर, पंचायती स्तर पर बिहार में। बात करते हैं सर कि भारत सरकार महिलाओं को कितना आरक्षण देती है, तो भारत सरकार 33% देती है कि 100 में 33 महिला ही चुनाव लड़ सकती है, बाकी पुरुष चुनाव लड़ेंगे। ये भारत सरकार इतना मान्यता देती है। बिहार सरकार ने मान्यता दे देगा तो भारत भी उतना ही विकास करेगा जितना भी बिहार विकास के लिए। ठीक है, कितना के सिग्नेचर नहीं करे आता है, मुखिया बन जाती है। ठीक है, और अब पता नहीं है कि सर बिल क्या होता है, योजना क्या होती है, उसको इतना भी पता नहीं कि मुखिया के मतलब काम का होता है, अधिकार का होता है, यह भी नहीं पता और मुखिया बन जाती है। अगर यही स्थिति हम भारत में कर देंगे तो भारत की स्थिति यही होगा कि कौन योजना आना है, कौन योजना जाना है, संसद में आवाज ही नहीं उठाएगा तो फिर देश विकास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसमें कम किया गया। फिर पेट्रोलियम से किन किस वस्तुओं का निर्माण होता है, तो सर पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों के ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में गाड़ी मोटर में करते हैं। ठीक है, साथ साथ में इसके अलावा हम औद्योगिक मशीन को चलाने के लिए करते हैं। जैसे कंपनी में जो बड़ा बड़ा मशीन चलती है उसको भी चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम की। इसके बाद हम बात करते हैं उर्वरक। ठीक है, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबड़ बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम का उपयोग हम इतना जगह पे कर सकते हैं, और जगह है कई जगह पे पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। 15 नंबर पे क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने, ठीक है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो यूरोप में छापखाना का आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी को जोहान गुटेनबर्ग को है। छापखाना का श्रेय किसे दिया जाता है, योहान गुटेनबर्ग को दिया जाता है। किसका, छापखाना के, जिससे 1448 ईस्वी में, जिससे 1448 ईस्वी में छापखाना का आविष्कार किया गया था। 1448 ईस्वी में किसका आविष्कार किया गया था, छापखाना को। जैतून पेरने की मशीन का आधार बना करके इसके प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया था। जो जैतून का पौधा होता है, ठीक है, किसका, जैतून पेरने की मशीन के आधार पर इसको क्या किया गया, पहले प्रिंट का सुविधा नहीं था तो प्रिंट की सुविधा कर दिया गया। इसकी सहायता से लंबा हैंडल लगा करके घुमाया जाता था तो कागज पर अक्षर जाकर के छपती थी। तो छापखाना का श्रेय किसे दिया जाता है, गुटेनबर्ग को दिया जाता है। और ये आज का 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 14 क्वेश्चन है इसमें, 13 फिर छूट गया। तो क्वेश्चन नंबर देने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, अथी करते हैं, अटैच करते हैं। चलिए लास्ट कीजिए इसको।